कैन की स्क्रीनिंग के टाइम एक वीडियो वायरल हुई है, दिशान कटर सबसे पहले गए थे। हाँ। तो वो खड़े थे उधर एंड ही गेव अ हैंड टू जानवी और जानवी ने हाथ लिया नहीं और वो इग्नोर कर दिया। और फिर लास्ट में आप आए तो मुझे थोड़ा इस चीज़ को लेकर बुरा लगा था। We've interviewed a lot of actors on the show as well. तो a lot of people have said कि नहीं यार अब टीवी नहीं करना। ऐसा क्यों है कि टीवी से लोगों का मतलब क्या भरोसा उठ गया है, पैसे कम है? टीवी में बहुत ज़्यादा पैसा है, कभी कभी ऐसा लगता है फिल्म से भी ज़्यादा टीवी में पैसा है। गुजराती फोक को बहुत प्यार करते हैं, इसको बोलते हैं डायरो। और वहाँ पे एक एक रात में आपको मैं बताऊँ 5.5 करोड़ 6 करोड़ रुपए उड़ाते हैं। ये देखो, ये मैं पैसे उड़ा रहा हूँ, देखो ये क्या हो ये आप उड़ा रहे हो? डॉलर। हाँ, ये मुझे किसी ने दिए थे, अपने नहीं है। कब से डेट कर रहे हो भाई आप? 5 साल हो गए भाई। 5 साल हो गए सेम बंदी के साथ? तो उसमें तो हमारा शो बेसिकली ऐसा है कि इट्स कॉल्ड द चिल आवर। मेरा नाम दीपक है और हम बेसिकली बहुत ही अनफिल्टर्ड रॉ कैंडिड बात करते हैं। इट्स एज इफ टू फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन द काउच एंड टॉकिंग। हेयर स्टाइल कम कर दिया, चेंज कर दिया है पूरा। मैंने सोचा कि कैन के बाद अभी ये लुक वगैरह सब बाहर जा रहे थे तो मैं इट्स अ टाइम कि इसी समय पे आलिम सर के पास जाता हूँ। एक स्पॉटिंग वॉटिंग भी हो जाएगी और सर से हेयर कट करा लूँगा। और मुझे शॉर्ट हेयर बड़े कंफर्टेबल लगते हैं क्योंकि हेयर स्टाइलिंग, अभी मुझे एक्चुअली स्विट्जरलैंड जाना है तो मैं वहाँ पे जाऊँगा तो स्टाइलिंग करने के लिए कोई होगा नहीं और मुझे फोटोज़ वोटोज़ खींचने हो गई। ये अच्छा है, ये हाथ घुमाया और हो गया इसीलिए। आलिम सर के पास गए थे आप? आलिम सर पहले गए हो उसके पहले? हाँ, आलिम सर के साथ तो मैं 5-6 साल से कनेक्टेड हूँ। बताओ ना कुछ आलिम सर के बारे में। आलिम सर पहले तो मुझे फनी लगता था बहुत। क्यों भाई? आलिम सर क्यों आलिम सर के फनी क्यों लगते हैं भाई? खुद के बाल नहीं थे और दुनिया के बाल बनाते थे तो मुझे ये चीज़ बड़ी फनी लगती थी। अभी सर ने बाल लगवा लिए तो मुझे ऐसा लगता है उस पहले वाले सर अच्छे थे। उसमें सर ज़्यादा क्रिएटिव और वैसे लगते थे। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट है भाई। आलिम सर के लिए भाई गजब रिस्पेक्ट है क्योंकि अब तो बोलना ही पड़ेगा। मेरे को पहले ये बोलना था। पहले जो निकल गया वो निकल गया। नहीं ऐसा बहुत बार होता है ना कि पोस्ट में फिक्स कर लेंगे, इसमें कुछ फिक्स नहीं करेंगे। अभी कवर कर लेता हूँ, रुको ना। थोड़ा मौका दे, 10 सेकंड दिया। इसके लिए आपने 10 मिनट लिए मजाक बनाने के लिए। हमको अपना शो भी तो बनाना है भाई। अरे नहीं, क्योंकि आप देखोगे हेयर इंडस्ट्री मतलब कभी भी ऐसा हमने देखा नहीं है कि अरे हेयर स्टाइलिश के इतना बजट, हेयर स्टाइलिश के लिए इतना पैसा। और हेयर स्टाइलिश मतलब पहले क्या होते थे, नाई होते थे ना, अरे ये नाई है, अरे यहाँ पे हेयर कट करने जा रहे हैं। और जब हाकिम सर अगर पैसे मांगेंगे तो भाई सबके पॉकेट खाली हो जाते हैं। कितने पैसे मांगते हैं वो? हमसे ऐसे पैसे नहीं मांगते, वो प्रोडक्शन से मांगते हैं, बट ऐसे इतना भी तो हमको तो अंदाजा तो दो। लैक्स में होता है सर का बजट, लैक्स में होता है। और एक बार क्या हुआ, बाल काटने के ₹1,00,000 और ब्रांड के पैसे भाई। और बात सही है, ब्रांड है, इतने सालों लगाए उन्होंने। एक बार हम शूट पे जा रहे थे और मैंने बोला कि मेरे टीम से मेरे हेयर पर्सन आएंगे, मेकअप और मेरे बॉय और शायद ड्राइवर, मतलब ऐसे अपने स्टाफ के बारे में हमने बताया। तो सबके लिए उन्होंने अप्रूव किया और मैंने बोला आलिम सर की टीम से कोई आएगा, और वो लोग समझे कि आलिम सर खुद आएंगे। तो 3 दिन तक उन्होंने कुछ लॉक नहीं किया। विशाल क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? अरे यार इतना बजट हम लोग नहीं दे सकते। तो मैंने बोला क्या प्रॉब्लम क्या है आपको बजट देने में? सर के नहीं, आलिम सर आएंगे तो भाई हमारा तो पूरा आर्टिस्ट से ज़्यादा बजट उनका होता है, आर्टिस्ट से बड़ी गाड़ी उनकी होती है। क्या बात कर रहे हो सही में? इसीलिए तो ग्रेट है। इतने में कवर हो जाएगा कि नहीं? और बोलना इसमें तो कुछ नहीं होगा, जो शुरू किया है आपने। आप तो यही काटोगे मुझे लगता है, वो वाला रखोगे एक्सप्लेनेशन। भाई आ जाओ, कान में आ जाओ भाई। कान में आपके कैसा रहा भाई? भाई गुड जोक। कान ही बोला, कान। कुछ और नहीं बोला। अरे कान में यही हुआ था पहले। हम लोग ना यहाँ पे मुझे एक दिन फोन आया एक्चुअली,
हम लोग को शुरू में जब हम शूट कर रहे थे हमें पता था कि हम लोग कैन के लिए चेस कर रहे हैं फिल्म। हाँ चेस कर रहे हैं मतलब उनका प्लान है। हाँ तो हमें पता था ये चीज़ होगी इंटरनेशनल लेवल पे। और मैं एक दिन जिम में था, सुबह सुबह फिल्म शूट हो गई, सब कुछ हो गया, जिम कर रहा हूँ, मुझे पता है कभी भी कॉल आएगा, जाना पड़ेगा, तो प्रॉपर रेडी हो रहा था मैं। और सुबह मुझे नीरज सर का कॉल आया, वहीं पे ये कान वाली बात छिड़ी थी। मुझे बोलते विशाल अपनी फिल्म कैन में सिलेक्ट हो गई है। मैंने बोला क्या बात है सर, कांस में फिल्म सिलेक्ट हो गई? विशाल कांस नहीं, कैन कैन। तो वहाँ से तब मुझे पता चला कि अरे बाप रे कैन होता है। इंडिया में सब लोग कांस कांस करते रहते हैं, कैन होता है, कैन होता है। मतलब कुछ लोग कैन बोलते हैं, कुछ और भी वहाँ का प्रोनाउंसिएशन होता होगा। और मेरे घर पे क्या हुआ, अब मेरे गांव में किसी को कुछ पता नहीं है कि गाँव का नाम बताओ। मैं दीव से हूँ एक्चुअली। ऐसे प्रॉपर टिपिकल गांव नहीं है, आइलैंड है। बट वहाँ पे जैसे ही पता चला तो गांव में हर जगह पे हमारे बात शुरू हो गई कि विशाल को काम मिला है, काम। मैंने बोला काम मिला, तो मुझे खुद को समझ में नहीं आया। फिर पता चला उन लोगों की अरे फिल्म कैन में सिलेक्ट हुई है, काम नहीं मिला है। तो अभी भी लोगों को ऐसा बोलो ना, क्या बोल रहे थे? अरे विशाल ने काम मर्डू। मेरी नानी न्यूज़ चैनल है, उनको अगर आपको कोई बात फैलानी है तो उनको बोलना है सिर्फ કે બા આપણે આમામ આમામ થયું છે પણ કોઈને કહેવાનું નથી, मतलब किसी को बताना नहीं है, बस उनको इतना बोल दिया ना, फिर दूसरे दिन पूरे गांव में पता होता है। टिपिकल वैसा गुजरातियों को ये पंचायत करने में बड़ा मजा आता है ना। मतलब पूरी बात बोलते एक दूसरे के बारे में, हाँ जो ने એને તો આવું જ થયું, એના ઘરે તો ઓલી ભાગી ગઈ, આ તે બધું થયું, પણ જાવા દો ને, सब बात करने के बाद पर जावा दो ने, આપણને શું मतलब, जाने दो ना, अपने को क्या, पहले पूरी बात कंप्लीट कर लेंगे सबके बारे में, सब पोल खोल लेंगे, उसके बाद बहुत मजा आता है गॉसिप में इनको। इसे हम लोग कहते हैं पंचायत ओटलो। पंचायत ओटलो, ओटलो पंचायत ओटलो होता है। ओटलो मतलब पंचायत तो समझ में आ गया, पंचायती। हाँ पंचायती। हाँ। ओटलो मतलब एक घर के बाहर एक ऐसे बैठने की बैठक होती है, थोड़ी सी जगह होती है, उसे कहते हैं पंचायत ओटलो। ओटलो मतलब वो एक जगह है, वहाँ पे सब लोग बैठ के रात को वो दादा लोग आते हैं ऐसे, ये पीढ़ी फूकते हैं, मेरा घर है तो मैंने खबर से आई, ये सब इनका चलते रहता है। ले भाई आलिम सर से बाल ऐसे ऐसे काट के आए कूल बनने, और यहाँ पे कर क्या रहा है देसीगिरी। भाई क्या बंदा है भाई, ऐसे कूद के बैठ गया भाई। भाई बाप रे बाप यार, अभी मुझे भी थोड़ा एक्टर की तरह बिहेव करने दो आप यार। फ्रेंड बोल के एक्चुअली फ्रेंड बना लिया हमने। आपको प्रॉब्लम है? मुझे मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। मेंटेन रखो भाई, ये सही है। छोड़ो भाई, ये एक्टर को हटाओ ना एक बार। क्या क्या कैन हटाओ सारा। अरे मतलब एक बार के लिए, ऐसे नहीं है, एक बार के लिए कवर कर लो आप भी थोड़ा सा। बोल दिया है तो ऐसे नहीं, एक बार और बताओ ना थोड़ा कुछ गुजरातियों के बारे में, जैसे वो पंचायत क्या होता है? पंचायत ओटलो यही होता है, इनको बड़ी यहाँ वहाँ बातें करने में बड़ा मजा आता है। हाँ। गुजराती फोक को बहुत प्यार करते हैं, इसको बोलते हैं डायरो एक चीज होती है जहाँ पे गुजराती फोक पूरा वहाँ पे कहा मतलब एक स्टेज होगा बहुत बड़ा, वहाँ पे सब एक ऐसा प्रोग्राम होगा जहाँ पे पूरी रात माता के भजन, हर एक भगवान के भजन गाए जाते हैं, शिव जी के भजन गाए जाते हैं, और वहाँ पे मतलब हजारों में क्राउड आता है, हजारों में लोग आते हैं। हर गांव में होता है? हाँ, गुजरात में, सौराष्ट्र में स्पेशली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये चीज़। और वहाँ पे एक रात में आपको मैं बताऊँ 5.5 करोड़ 6 करोड़ रुपए उड़ाते हैं। क्या आप बात कर रहे हो? हाँ, और ऐसे उड़ाते हैं कि आपको देख के लगेगा कि यार कोई पैसे उठा क्यों नहीं रहा है, और आधे पैसे गुम हो जाते होंगे, किसी को कुछ नहीं पता। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। 5.5 करोड़, ये सब न्यूज में भी है, 5.5 करोड़ रुपए। मैंने तो सुना है कि गुजराती को इतना पैसा है, लेकिन सुनो तो सही, मैंने सुना है कि गुजराती को इतना पैसा लेकिन शादियों में खर्चा नहीं करते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा मैंने सुना है। मुझे पता नहीं है भाई, तो हम गरीब फैमिली वाले, हम लोग वैसे भी इतना ज्यादा खर्चा नहीं करते। कैन गया बंदा, कैन से पैसे आते हैं? हेलो, कैन जाने से पैसे आते हैं? नहीं मेरे को, अरे कैन में अगर फिल्म फेस्टिवल में आप जा रहे हो, आपकी मूवी अगर सिलेक्ट हुई है, गरीब तो मत बोलो भाई अपना। गरीब फैमिली से आए हैं, अब थोड़ी, अब बहुत अमीर। अब आलिम सर बाल काटते हैं ना। अब नाई से नहीं कटाते भाई, हम कैंसिल हो जाएंगे भाई, हम कैन हो जाएंगे भाई। नहीं, मेरे को वीडियो तो दिखाना, 1 मिनट दिखाओ भाई। आपको मैं बताता हूँ क्या है भाई।
आप लिए देखोगे, आइडियल गेस्ट है भाई। विशाल जेठवा इज एन आइडियल गेस्ट फॉर द चिल आवर पॉडकास्ट भाई। एकदम स्पॉन्टेनियस आदमी, आते ही कूद के बैठ गया, बीड़ी बीड़ी खाने लग गया। अरे यार लेजिट बंदा है भाई। अभी नहीं मिल रहा है ये वीडियो। कॉन्वर्सेशन मेरे को नहीं पता कहाँ जाएगा ये। मैंने ये प्रिपेयर किया है भाई। ये देखो मुझे ये नहीं क्या पता हो रहा कहाँ है, जाने ये वाला। क्या हो क्या रहा है ये। भाई फोन आ रहा है भाई, ड्राइवर भाई का। भाई ये इधर ये दिखाओ देखो, भाई, ये मैं इधर। पैसे उड़ा रहा हूँ, देखो ये क्या हो ये रहा है? आप उड़ा रहे हो? डॉलर, हाँ ये मुझे किसी ने दिए थे, अपने नहीं है। बोला भाई थोड़े पैसे देना, मुझे भी उड़ाना। देखो तो सही, ये रियल पैसे हैं ये भाई। रियल पैसे हैं, करोड़ों करोड़। इसमें ऐसे फंक्शन में डॉलर भी पूरा होंगे भाई। डॉलर भी होंगे यहाँ पे। भाई ये नहीं देखना है भाई। थोड़ा ऐसा हो रहा है ना, हम कहाँ है, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों पॉडकास्ट कर रहे हैं भाई, असली पैसा तो यहाँ है। क्या करते क्या ये लोग, सब धंधे वाले लोग हैं। हाँ सब लोग अलग अलग काम करते हैं। ऐसा है कि ये सब डोनेशन में जाते हैं तो लोग और आगे बढ़ के। आपको कभी मन नहीं हुआ कि बिजनेस कर लेते हैं, सिंस यू कम फ्रॉम अ, मेरे को थोड़ा सा बताओ ना अपने अपब्रिंगिंग के बारे में, बताओ ना थोड़ा, चाइल्डहुड के बारे में बताओ। चाइल्डहुड, अभी ये सीरियसली अभी आप इसमें मजाक नहीं कर सकते, अभी आप इसकी मजाक नहीं उड़ा सकते। नहीं मैं एकदम ऐसे शांत ऐसे। नहीं तो एक्चुअली मेरे मॉम डैड गुजरात से, सौराष्ट्र से, मेरी मॉम दीव से है, और मेरी मॉम का और मेरे पापा का, इन सब का चाइल्डहुड एक्चुअली बहुत ही ऐसा लोअर मिडिल क्लास से भी कम, आप समझ के चले तो वैसा है। अच्छा। मेरे पापा सिर्फ 3rd तक पढ़े थे, मेरी मॉम 7th प्रमोटेड पास करके वो वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। ओके, और मेरी मॉम, मेरी नानी, इन सब का काम था हर लोगों के घर पे जा जा के झाड़ू पोछे बर्तन करना, और ये लिटरल वे में जो काम वाले होते हैं वैसा ही है। मैं पहले समझ नहीं पाता था कि इसको कैसे बताऊं, बट अभी जब मैं कैन में जा रहा था तो मैं बहुत ही एंग्शियस हो रहा था, मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि यार मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करूँगा, यार मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं जिन लोगों के साथ जा रहा हूँ वो सब तो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, पर मुझे ऐसा लगा मैं कैसे लोगों के साथ बात कर पाऊँगा, कैन में ऐसा माहौल होगा, सब इंटरनेशनल लोग आएंगे, मैं जानता नहीं हूँ, मैं एक्चुअली ज़्यादा फिल्में भी नहीं देखता, तो ये सब मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी। और एक मोमेंट पे एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कैन जाना ही नहीं है, और मैं बहुत लो फील कर रहा था मुझे, और भी कुछ हुआ था मेरे साथ लाइफ में, तो मुझे इतना लो फील हो रहा था कि मुझे कैन जाना ही नहीं है। और सच में कसम से कहता हूँ, उस मोमेंट पे मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि मैं लाइफ में क्या खोने वाला हूँ अगर मैं नहीं गया तो, मतलब मैं उतना प्रिपेयर था कि मुझे जाना नहीं है। बट मैंने वेट किया, थोड़ा पेशेंस रखा कि आई नो ये रात को बहुत ही डार्क थॉट में हूँ और कल तक शायद मैं धीरे धीरे ठीक फील करूँगा। तब मैंने अपनी बहन से बात की थी एक बार, और मेरी बहन ने बोला कि विशाल तू ऐसा क्यों सोच रहा है, तो अपनी जर्नी को देखते। हमने एक्चुअली माइनस से शुरुआत की थी, बहुत पीछे रेस में। मैं एक्चुअली, अगर ये एक लाइन है ना, हम लोग उसके बहुत पीछे थे, तो अगर मैं 0 पे भी पहुंच जाऊं ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पर मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं होता था, मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि मैं यार इतना करने के बाद भी मैं बहुत कम हूँ। पता नहीं इसका कोई एक वर्ड भी होगा, कोई साइकोलॉजी में ऐसा कुछ होगा। जितना ज़्यादा मैं अचीव करता था उतना ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता था अपना, लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने में थोड़ा डरता था, अपने आप को कम समझता था। तो ये सब होने के बाद मेरी बहन ने बोला कि भाई तू, हम लोग बहुत पीछे से आए, हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए, बहुत बड़ी बात है। और हम लिटरल वे में काम वाली और काम वाले के बेटे बेटी आए, तो हम लोग के घर पे हमारे आसपास ये माहौल ही नहीं है कि कोई यहाँ तक भी पहुँच पाए। तो इसलिए फिर ये सारी बातें जब मेरी हर लोगों से काउंसलिंग हुई तो आई फेल्ट लिटिल गुड, और मैं धीरे धीरे अपने आप को और ज़्यादा जानने से ज़्यादा मेरा ये डर चले गया कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ है। आपने ना मेरे को भी बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली जो मेरे दिमाग में भी जस्ट आई, मैं आई वांट टू ब्रिंग दैट अप। आपने ये बोला कि मैं अपने जीवन में बहुत स्लोली ग्रो हुआ हूँ और ग्राफ हमेशा से अपवर्ड रहा है। हाँ। इसका मतलब ग्राफ रेगुलरली ऊपर रहा है, बट ऐसे 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 छोटी ऊपर छोटी, रहा है। करेक्ट। मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, व्हाट डज दैट टेल यू अबाउट टू थिंग्स, वन इज टाइम एंड सेकंड इज योर कैलिबर। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि व्हाट डज दैट टीच यू अबाउट, क्योंकि जब आप ऐसे ऐसे ग्रो हो रहे हो तब आप नीचे भी हो, फिर ऊपर हो, फिर नीचे हो, फिर ऊपर हो, फिर नीचे हो, फिर ऊपर हो, तो ये ना कांस्टेंट ऊपर नीचे है। इट्स नॉट अ लीनियर पाथ, स्ट्रेट लाइन नहीं है। करेक्ट। इट इज ऐसे ऐसे बट अपवर्ड। तो मेरे को थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करो कि टाइम के बारे में क्या सीखा है आपने इस चीज में, और अपने कैलिबर के बारे में क्या सीखा है। ओके, लोग ऐसे क्यों नहीं हो रहा फटाफट, ऐसे क्यों नहीं हो रहा? आई थिंक
मेरे लाइफ में ऐसे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ कर पाता। ओके, मैं एक्टर हूँ, तो मैं सिर्फ मेरी स्कूलिंग ही ऐसी हुई है कि आपको क्राफ्ट पे ध्यान देना है, आपको काम पे ध्यान देना है। मुझे नहीं पता था धीरे धीरे इंडस्ट्री में ये PR गेम और ये मार्केटिंग गेम कैसे आगे बढ़ गया, और मैं उसके साथ बहुत तेज़ी से नहीं चल पाया बिकॉज मेरा बिलीव उस पर बहुत ज़्यादा नहीं था। क्योंकि हमें जब स्कूलिंग दी गई थी, ये सारी की सारी स्कूलिंग में मुझे कभी भी ये नहीं सिखाया कि आप एकदम स्टाइलिश कपड़े पहन के जाओ और कोई भी मिले तो तुरंत मिल लेना, और ठीक है ना, तुम्हारा काम होता है तो तुम आगे बढ़ो, कोई टेंशन नहीं है यार, अपना काम निकालो। हमको ये सब कभी सिखाया नहीं गया। ओके, तो मेरी ये एक चीज़ हो गई, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा सिर्फ यही हमको बताया जाता था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मेरा ग्रोथ आई थिंक इसलिए भी हुआ स्लो। ऑल्सो मेरे खुद के माइनस पॉइंट क्या रहे हैं, मैं ज़रा भी एक्टर जैसा नहीं लगता था। क्या मतलब है उसका? हाँ, अभी मैं 64 kg वेट हूँ। मैं इससे बहुत कम, समझ लीजिए 8-9 किलो 10 किलो कम था। और 64 किलो क्या अभी आप? हाँ? पहले अभी 54-50 वैसे में था। अच्छा। और जब मैंने शुरू किया था 10-11 साल पहले, 10-11 भी नहीं, आई थिंक 15 साल हो गए मुझे। 2009-10 से मैंने शुरुआत की थी। पुरानी कभी कोई फ़ोटो एक है मेरे पास जो अभी मैं नहीं डालूँ, मुझे एक दिन पोस्ट करनी है उसको, जब कोई एक बड़ी अचीवमेंट के साथ मैं उसे डालूंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। तो मैं आपको ऐसा लगूंगा कि ये एक पेशेंट है, और मुझे रोल भी ऐसे ही मिलते थे। और मैं अगर अब उस समय पे जिन कास्टिंग डायरेक्टर्स ने मुझ पे भरोसा किया, उनके जगह पे अभी अपने आप को रखूं, तो मैं उस विशाल जेठवा को कभी कास्ट ना करता। पता नहीं उन कास्टिंग डायरेक्टर के दिमाग में क्या विजन था, और उन्होंने कैसे मुझ पे ट्रस्ट किया। सिर्फ मेरे फिजिकल अपीयरेंस को ना देख के उन्होंने मेरे अंदर क्या चल रहा है उसको देखा, जो मैं भी नहीं देख पा रहा था। तो उनका विजन था और उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया। दूसरा मेरा माइनस पॉइंट ये रहा है कि मेरी ग्रूमिंग बहुत अच्छी नहीं थी। मैं गुजराती मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरे आसपास के माहौल में कोई भी ऐसा अंग्रेज़ी बोलने वाला, या मेरे घर पे कोई अंग्रेज़ी बोलने वाला ऐसा कोई पर्सन नहीं। कहाँ किससे कैसे बात करनी है उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं, कुछ भी नहीं पता है आपको इसके बारे में। भाषा आपकी कैसी है आपको नहीं पता। समझ लीजिए बिल्डिंग में रहने जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। जबकि हम लोग जब बिल्डिंग में रहने गए तो हम अपना एक घर बेच के गए थे। तो मैं ऐसे ही माहौल में बड़ा हुआ हूँ। और इंडस्ट्री का एक तौर तरीका है, इंडस्ट्री के एक कुछ लोग हैं, एक थोड़ी पॉशनेस है, एक थोड़ा फ्लैशीनेस है, और एक तरीके की, अगर एक मैं वर्ड में कहूँ तो एक तरीके की ग्रूमिंग है जो थोड़ी रिक्वायर्ड होती है अगर आपको उस जोन में जाना है। ओके, वो सब मेरे में नहीं था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे जो जो काम मिला वो हर एक चीज़ मेरे सिर्फ और सिर्फ क्राफ्ट के बेसिस पे मिला। और इंडस्ट्री धीरे धीरे चेंज हो गई, एंड नाउ इंडस्ट्री इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली एक्टिंग। इंडस्ट्री के अंदर एक्टिंग इंडस्ट्री इज़ नॉट लिमिटेड टू एक्टिंग, दिस इज़ व्हाट आई फील। उसके अंदर एक PR बहुत बड़ा गेम खेलने लगा, मार्केटिंग, फैशन के बारे में नॉलेज, नेटवर्किंग, सबसे ज़्यादा आप बातचीत कर रहे हो, सबके साथ कनेक्टेड हो, ये सारी चीज़ों में मैं हमेशा वीक रह गया। और इसीलिए अगर आपका आंसर दूँ तो वो ग्रोथ मेरा पर्सनली थोड़ा स्लो ग्रोइंग रहा। मैं बट आप खुश हो उससे? हाँ, मैं खुश हूँ। आप ना बीच में अपने आंसर में ये भी कह रहे थे कि कैन के बारे में, जब आप वो बता रहे थे कि क्योंकि अपब्रिंगिंग वैसी रही है तो पता नहीं है कि बात कैसे करना है। गुजराती मीडियम स्कूल में गए थे तो वो पता नहीं है बात कैसे करना है, कैसे किस तरह से अपीयरेंस दिखाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो जैसे चम्मच कैसे यूज़ करना है और खाना क्या ऑर्डर करना है, ये सारी बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप कह रहे थे कि आपको नॉर्मलाइज करनी है। तो कैन में ऐसा क्या हुआ जिससे आपको कुछ वियर्ड लगा, या आपको कुछ अपना BTS अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ कि ऑर्डर करते वक्त पता ही नहीं था क्या ऑर्डर करें, फ्रेंच डिशेस थे, नाम ही नहीं पता था कि ये क्या है। हाँ, ये एक मैंने याद करके आया था, रिसोटो, एक पूरा चीज़ से भरा हुआ राइस दे देते ये लोग, और पिज़्ज़ा भी खाओ, वेजिटेरियन पिज़्ज़ा बोला तो उसमें कुछ नहीं चीज़ के अलावा, उसमें कुछ सैलेड बोल दिया तो कुछ भी आ जाता था। मतलब सैलेड में वही ककड़ी वकड़ी डाल देते थे और अंडा डाल के बोलते थे वेज है। उनके लिए मतलब एग्स वगैरह या अगर कुछ सी फूड डाल दिया तो मुझे ऐसा लगता है, उनको लगता है ये तो वेज ही है भाई, ये तो खा लो। ये बड़ा एकदम अजीब ही लगा। और सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव, मतलब एक बार अब पानी भी बहुत महंगा।
तो ये सब देख के तो एकदम हम लोग ऐसे हो गए, और इतने दिन तक कुछ खाना ही नहीं खा पा रहे हैं हम लोग अच्छे से, तो भूखे रह गए। और फ्रांस में ये तो बड़ी तकलीफ आ गई यार। सिर्फ वो आईफिल टावर पे फोटो अच्छा आता है इसलिए हमें ऐसा आइकॉनिक फोटो भाई, पर इसके अलावा आपको बहुत फेस करना पड़ता है अगर आप इंडियन हो तो, वेजिटेरियन हो तो, सॉरी। हाँ, अच्छा ऐसा है। हाँ, लेकिन सब नॉन वेज ही मिलता है यार। बट इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस आपका कितना टाइम लगा आपको ऐसे अपने लुक के लिए? लुक के लिए मैंने 3-4 ट्रायल्स किए थे, और एका लखानी जिन्होंने मुझे स्टाइल किया वो इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने स्टाइलिश है, और अच्छे एक्टर्स को उन्होंने स्टाइल किया। तो आपने बोला था कि मेरे को ये नहीं पसंद आ रहा, कुछ और पहनाओ, या आपका कोई रिक्वेस्ट था कि वो ऐसे नहीं, वो ऐसा उन्होंने कुछ लाया ही नहीं था जो ना पसंद आए। ऐसा हो रहा था कि शायद वो मेरे बॉडी टाइप पे सूट नहीं कर रहा है टाइप्स, पर बहुत सारे ऑप्शंस थे। और ये जो लुक मैंने पहना था एक्चुअली रेड कारपेट पे, जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ और सब लोगों को बहुत पसंद आया, वो लुक एक्चुअली हमारा वो कंसिडरेशन में था ही नहीं। वो कंसिडरेशन में था सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग के दिन के लिए, बट हमें लगा इट्स टू मच फॉर स्क्रीनिंग, वो कुछ ज़्यादा ही लाउड हो जाएगा स्क्रीनिंग के लिए, तो हमने रेड कारपेट के लिए रखा। रेड कारपेट के लिए हमारा एक दूसरा ही अलग ही लुक था। अच्छा। और ये लास्ट मोमेंट पे ये चेंजेस आया और हमने ये डिसीजन लिया और ये इस तरीके से वर्क किया कि सब लोगों को बहुत पसंद आया। ये कौशिक वेलेंद्र जिन्होंने डिज़ाइन किया वो, और मेरा स्क्रीनिंग का लुक बहुत वायरल हुआ, बहुत लोगों को बहुत ही पसंद आया, बहुत पसंद आया। क्रेजी लुक। मेरे को थोड़ा सा बताओ कि वो पोज करने में कुछ सिखाया गया था आपको, ट्रेनिंग दी गई थी कि ऐसे पोज करना है रेड कारपेट पे? नहीं, ऐसा अपने आप को छोड़ दिया था मैंने, मैं मज़े ले रहा था। मैंने बोला ना, शुरू में मैं बहुत डरा हुआ था, वहाँ पे जाने के बाद मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कुछ भी नहीं, बड़ा मज़ा आ रहा था। और मैं उस मोमेंट पे जहाँ था वहाँ था, जो मुझे फील हो रहा था मैं कर रहा था। रेड कारपेट पे चल रहा हूँ, बिंदास, खुश हूँ एकदम, किसी चीज़ की एंग्जाइटी नहीं, किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी नहीं, मैं ऐसे दिखूंगा वैसे दिखूंगा, ये कर लूँ वो कर लूँ, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं किया। इवन स्क्रीनिंग के दिन जो सब लोग के आप रोते हुए वीडियो देख रहे हो, जहाँ पे सब लोग रो रहे हैं, 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन, वो 9 मिनट है, मुझे ऐसा लगता है उससे ज़्यादा ही था वो, और वो सब लोग रो रहे हैं, तो मुझे रोना आ रहा है, तो मैं कंट्रोल नहीं कर रहा था कि मत रो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मैं रोना आ रहा है तो रोऊंगा। मैं खुशी खुशी अपने इमोशन में बह रहा था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। भाई एक वीडियो ना, उस कैन की वीडियो, शायद स्क्रीनिंग के टाइम एक वीडियो वायरल हुई है जहाँ पे लोग बड़ा बोल रहे हैं कि ईशान खट्टर को इग्नोर कर दिया। अरे और आप जाके स्टेज पे खड़े हो, जानवी कपूर आई, शायद ईशान खट्टर सबसे पहले गए थे, तो वो खड़े थे उधर, एंड ही गेव अ हैंड टू जानवी, और जानवी ने हाथ लिया नहीं, और वो इग्नोर कर दिया, और फिर लास्ट में आप आए। तो ये क्या है भाई? अरे ये कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा इंग्लिश का थोड़ा इशू है, वहाँ पे इंग्लिश का, वहाँ पे भी फ्रांस में सब लोगों को इशू होता है। तो जो जर्नलिस्ट थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने अपने कुछ क्वेश्चन पूछे। अब वो क्वेश्चन ऐसा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा, अब मेरे हाथ में माइक था, मैंने बोला अब क्या करूं। तो मैंने ईशान के सामने देखा, मैंने पहले ही बोला था भाई मैं जहाँ मेरे को समझ में नहीं आएगा तब तक आप कंटिन्यू करना। तो मैंने उसे माइक दे दिया और मैंने जानवी को पूछा, जानवी क्या बोलना चाह रहा है? अरे ये ऐसा पूछ रहे हैं कि तू ऐसे इसके बारे में क्या सोचता है? अरे यार मुझे नहीं पता मैं क्या सोचता हूँ। अरे तो विशाल तू वो आंसर दे सकता है ना जो तूने यहाँ पे बोला था, वो बता। इतनी सी बात थी। इसीलिए मैं और जानवी हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। लोगों को लग रहा है कि हम ईशान को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा ज़रा भी नहीं है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ ईशान की, और मैं उससे सीखता हूँ, इनफैक्ट मोटिवेट होता हूँ और इंस्पायर होता हूँ जिस हिसाब से वो काम करता है, जिस हिसाब की उसकी समझ है। और वो रही बात ये वो हाथ देने वाली, तो आप देखोगे उस वीडियो में जानवी ने अपने कपड़े को पकड़ के रखा है और उसके कपड़े बहुत लॉन्ग है, तो मैं भी पीछे से ट्रेल कहते हैं शायद उसको, तो मैं वो पकड़ के चल रहा था और ईशान पहले चला गया, तो उसने हाथ दिया। अगर वो हाथ देते तो उसके कपड़े छूट जाते, तो आई डोंट थिंक इसके अलावा इससे ऊपर कुछ मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि मैंने ये देखा और मुझे भी वो जो आप कह रहे हो वो लेजिट वही मेरे को लगा कि यार यही होगा, और तो कोई और क्या होगा। क्योंकि मैंने देखा है ना ईशान जानवी को, वो लोग इतने फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं और वो लोग इतने साल से एक दूसरे को जानते हैं, और जिस हिसाब से वो लोग बात करते हैं मुझे कभी भी देख के ऐसा नहीं लगा कि यार कुछ इनके बीच में कुछ अनबन है, या फिर ऑल्सो इतने बड़े स्टेज पे जानवी ऐसी पर्सन नहीं है जो ऐसे किसी को डिसरिस्पेक्ट करेगी। आई डोंट थिंक सो, मैंने उसे जितना जाना है। बट भाई आपको लगता है ऐसा कि ये छोटी छोटी बात मीडिया में इतनी बड़ी बन जाती है जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो आपको ये अफेक्ट नहीं करती? मुझे तो कुछ नहीं करती, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं फर्क पड़ता। अरे रेवा दे थ्यू हो गया, जान दो, होने दो, कोई बात नहीं, थ्यू। बट ये क्या है, ये क्यों है, इतनी छोटी छोटी बात इतनी क्यों आ जाती है मीडिया में, जस्ट बिकॉज दे आर सेलिब्रिटीज? ऐसा हाँ, व्यू मिलते हैं, मजा आता है, जैसे हम आज बात करने लगे उसके बारे में।
हम भी तो थोड़ा सा बताओ बात ना करने ईशान लगे। और जानवी के बारे में बताओ थोड़ा सा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ? बहुत अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। मैं और ईशान पहले तो मैंने सिर्फ उसका काम देखा था, हम लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड थे, सिर्फ एक दूसरे को जानते थे बाय फेस। तो फर्स्ट टाइम हमें एक्चुअली मिलवाया देखने के लिए, केमिस्ट्री चेक करने के लिए कि एक दूसरे के साथ आप कैसे लगते हो, कैसे बात कर पाते हो, क्योंकि हमारी दोनों की कहानी साथ में है और पूरे टाइम इतना काम करना है हमें, तो हम दोनों की केमिस्ट्री चेक हुई। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा ऑडिशन प्रोसेस से सिलेक्शन हुआ था, फिर वहाँ पे फाइनल हो गया कि विशाल इज़ चंदन फॉर अस। फिर जैसे ही हम दोनों मिले तो नीरज सर ने एक प्लान्ड मीटिंग थी हमारी, तो मैं ईशान के घर पे गया, हम दोनों को बात करनी थी। बात सिर्फ अच्छी नहीं, कुछ इनसिक्योरिटी शेयर करनी है, कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बात शेयर करनी है, पास्ट के बारे में बात करनी है, जिससे आप कनेक्ट होते हो, वरना आप कनेक्ट नहीं होते। जस्ट ही हा करके आप बात करोगे, कुछ कनेक्ट नहीं होते। तो हम दोनों फर्स्ट मीटिंग से ही एकदम एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। वो कॉन्वर्जेसन बहुत ही अच्छा हुआ उसके घर पे, और 4-5 घंटे हम लोग बात करते रहे। तो सेम इसी के बाद मैं जब दूसरे दिन रीडिंग पे गए, हम नीरज सर हम लोग जब रीडिंग कर रहे थे, तो मैंने देखा वो सडन चेंज कि दूसरे दिन हम लोग इतने कंफर्टेबल हो गए थे, क्योंकि एक रात पहले हमने अपनी एक दूसरे के बारे में लाइफ जानी। दूसरे दिन हम लोग ये हाई फाइव दे रहे हैं, हाथ मिला रहे, एक दूसरे को देख के हंस रहे, जोक क्रैक कर रहे हैं। तो मैं समझ गया कि हम दोनों की तो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई। और वही वो भी ऐसा मस्ती टाइप वाला ही बंदा हाँ, है। पर उसकी इंग्लिश मस्ती होती है थोड़ी, वो मेरे टाइप देसी मस्ती ऐसे एकदम ही नहीं करता। मैं English एकदम मस्ती है उसकी। मैं एकदम बकवास बातें भी करता हूँ, वो एकदम बकवास बातें में मुझे लगता नहीं है वो बिलीव करता है। दैट्स व्हाट शी सेड। वो उस टाइप में उसके मस्ती वैसे रहेंगे। उसको मेरे जोक शायद इतने ज़्यादा फनी नहीं लगते होंगे, और मुझे उनके जोक समझ में नहीं आते एक्चुअली। कभी इतना इंग्लिश में धड़ धड़ बोल दिया वो मुझे समझाता है बाद में कि इसका ये मतलब है, फिर मुझे हंसी नहीं आती क्योंकि मुझे वो जोक से कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ मैं इतना। जानवी में बहुत चुल है भाई, जानवी बहुत मस्ती करती, मिडिल क्लास जोक पे ट्रिप करती है वो जानवी कपूर, उसकी अपब्रिंगिंग इतनी अलग, और मैं उसको कोई फालतू जोक मारूंगा तो उसे हंसी आएगी, उसको समझ में आएगा। जैसे हम लोग बैठे सीन कर रहे हैं, अपनी बकर कैसी होती है, फ्लाइट जा रही है, अरे यार बाद में आओ यार, अभी मेरा पैकअप को थोड़ा टाइम है, थोड़ी देर, अभी इतना जल्दी आ गए। तो बोलती है हाँ थोड़ी देर बाद में आओ। मैं बोला इसके पास तो असली में भी होगा फ्लाइट, मतलब प्लेन होगा शायद, या ये नॉर्मल होगा इसके लिए घूमना, तब भी इसको समझ में आ रहा है ये जोक क्या है, क्या मस्ती है। वो ट्रिप करती है ऐसे फालतू के जोक और भी काफ़ी जोक पे वो ट्रिप करती है, और हमें पता नहीं, और क्लास लेती है अपनी, समझ में नहीं। हाँ मज़े लेती रहती है। वो मेरी मजाक उड़ा के मुझे बोलेगी विशाल बहुत छेड़ रहे हो हमको उसकी थोड़ी ऐसा है, थोड़ा ब्लेम मेरे पे डाल देती है। और बहुत कनेक्ट हुआ मैं जानवी से। ये दोनों बहुत मुझे अच्छे गिफ्ट मिले इस फिल्म से। भाई मेरे को थोड़ा सा बताओ, जैसे आप you've been doing TV for a long time and then you stepped into films, तो टीवी का परसेप्शन क्या है लोगों के दिमाग में? कि आई सी एंड we've interviewed a lot of actors on the show as well, तो lot of people have said कि नहीं यार अब टीवी नहीं करना। अच्छा, तो ऐसा क्यों है कि टीवी से लोगों का मतलब क्या भरोसा उठ गया है, पैसे कम है, काम बहुत ज़्यादा है, वर्किंग आवर्स बहुत इधर उधर है, क्या है ऐसा? टीवी में प्रॉब्लम क्या है? टीवी में बहुत ज़्यादा पैसा है, कभी कभी ऐसा लगता है फिल्म से भी ज़्यादा टीवी में पैसा है कुछ एक्टर्स के, अगर आप ध्यान में देखें। पर डे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्या होता है? मेरे को थोड़ा सा एक नंबर दो ना भाई। लैक्स में कमाते हैं लोग पर डे, लैक्स में। जो लीड 4 एक्टर्स लाख है, रुपए, 5 लाख रुपए, ऐसे भी है अमाउंट, ऐसे भी अमाउंट है 10 लाख और रुपए। ये देखो मैं पर्सनल 10 लाख का मैंने इतना मुझे नहीं पता, मैं समझा। हाँ, मैं अच्छे नंबर मैंने जो सुने हैं 4 लाख मैंने सुना है, अच्छे नंबर। हाँ, टीवी में। और ये 4 लाख शायद फिल्म के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को कम लगेंगे, बट टीवी में ये बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आप महीने के 30 दिन काम करते हो अगर आप मेन लीड एक्टर हो, और ये शो चलते हैं, आपके टेलीविजन शो चलते हैं, समझ लीजिए 1 साल 6 महीने भी चले और 4 लाख आपका पर डे, आप 30 दिन काम कर रहे हो, सोचो आप कितना पैसा बना रहे हो। 7 करोड़ रुपए आराम से। और ये आप ऐसे शोज है जहाँ पे लोग 15-15, 16-16 साल तक काम कर रहे हैं। आप तारक मेहता देखो, आप CID देखो, ये सारे वो शोज है जो कितने कितने सालों से चल रहे हैं और उनकी TRP गिरती नहीं है,
और ये अगर समझ लो मैंने 30 दिन भी कम, अब बहुत ज़्यादा बोल दिया हो, अब 15 या 16 दिन भी अगर आप इसकी काउंटिंग करो तो भी आप लीड एक्टर्स कितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो टीवी का ही है। लोगों का परसेप्शन बॉलीवुड में टीवी एक्टर्स को लेके काफ़ी हद तक, काफ़ी लोगों का ऐसा है कि टीवी एक्टर है यार, टेलीविज़न करता है। मुझे ये चीज़ से थोड़ी दिक्कत है, मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि एक्टर एक्टर है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो टीवी से आके फिल्मों में जिसने अपनी जगह बनाई, और उन्हें लोग एज टीवी एक्टर नहीं देखते, सिर्फ उन्हें एज एन एक्टर ही देखते हैं। और मेरा कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा रहा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं भी थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, इस लोगों के इस नज़रिए को चेंज करने में। एक्टर का काम है, टीवी एक्टर्स का काम है, जिन्होंने बहुत साल टीवी किया है, उनका एक बॉडी लैंग्वेज बन गया है, उनका एक दुनिया को देखने का तरीका बन गया है, क्योंकि वहाँ पे वही रिक्वायर्ड होता है। बट अगर एक्टर को समझ है तो उसको अपने आप को ब्रेक करना ही पड़ेगा। अगर आप मोल्डेबल नहीं हो, अगर आप वर्सेटाइल नहीं हो मीडियम को समझने के लिए, तो फिर आप पीछे रह जाते हो, ये मुझे लगता है। क्योंकि फिल्म का इतना बड़ा पर्दा, उसमें आप अगर सटली भी आईब्रो भी ऊपर कर दो तो पूरे सीन का मीनिंग है वो चेंज हो सकता है। अगर ब्लिंक कर दो तो मीनिंग चेंज हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन है, आपको हर एक चीज़ थोड़ी ज़्यादा फील होती है। तो आप वहाँ पे ओवर एक्टिंग करोगे ना, तुरंत पता चलता है। टेलीविज़न वो मीडियम नहीं है, टेलीविज़न में होल्ड पे चलता है, और उसके व्यूअरशिप भी आप देखोगे थोड़ा ड्रामेटिक है, थोड़ा गांव में और इन सारी जगह पे चीज़ें चलती है, लोग वो फील कर पाते हैं, लोगों को मज़ा आता है। हमें क्या लगता है, जो टीवी के कुछ ऐसे शोज़ जो हमें नॉनसेंस लगता है, हमें लगता है क्या बना रहे हैं यार, बट हम वो उनकी ऑडियंस नहीं है। और हमारी जैसी जो क्लासेस वाली ऑडियंस है, जो कुछ अच्छा सिनेमा ही देखना पसंद करती है, उसकी मात्रा और मासेस की मात्रा आप देखो। टेलीविज़न देखने वाले बहुत लोग हैं। मैं महाराणा प्रताप में सिर्फ 2 या 3 दिन शूट करके जब मैं आया था अपने घर वापस, हम उमरगांव शूट करते थे, मुझे पता चला मैं प्रॉपर ऐसे रातों रात पॉपुलर हो गया, सबको पता चल गया। उस समय पे मैं इतने सारे इवेंट्स अटेंड करता था, इतना पैसा कमाता था, क्योंकि हर लोगों को चाहिए कि अरे ये महाराणा प्रताप का अकबर है। बहुत पॉपुलैरिटी है टीवी में, पैसा बहुत है, पॉपुलैरिटी बहुत है। अगर पर टीवी एक्टर अपने आप को उसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे और अपने आप में चेंज नहीं लाएंगे, अगर उन्हें फिल्म में आना है तो फिर वो एक्टर्स की भी कमी मानता हूँ मैं। तो आप ये कह रहे हो कि टीवी में पैसा बहुत है, लेकिन फिर भी वो फिल्मों में शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ। उसका कारण क्या है? इज बिकॉज ऑफ मोर मनी? फिल्मों में शिफ्ट होना? हाँ। नहीं, उसका कारण हर एक लोगों को हमेशा ना, हाँ, अंदर के अपने एक्टर का जो कीड़ा होता है एक्टिंग करने का, जो प्रॉपरली क्रिएटिव लिबर्टी होती है, जिसपे प्रॉपर डिस्कशन होता है, हर एक कैरेक्टर पे काम होता है, ये सब कुछ सिर्फ फिल्मों में होता है। टीवी पे बहुत कम लेवल पे होता है। टीवी पे आप 1-2 महीने काम करते 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 कैरेक्टर पकड़ लेते हो, और उसमें थोड़े रिपीटेटिव सीन्स आते हैं। उस कैरेक्टर का आर्क एक बार बन गया है तो बन गया, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस का स्कोप मैंने कम देखा। फिल्मों में ऐसा नहीं है। फिल्म में आप 3 महीने में एक फिल्म शूट कर लो, एक पूरा कैरेक्टर बनाते हो, उस 3 महीने में आप जब एक फिल्म 2 घंटे की स्टोरी में आप हर एक चीज़ ऊपर नीचे वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। एक सीन शूट करने में कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं। कभी कभी मैंने मर्दानी में हमने एक बार बोल्ट कैमरा कहते हैं शायद उसे, बोल्ट उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ वैसा ही है, उस पर हमने शूट किया था दिन में सिर्फ 2 शॉट। उस कैमरे को सेटअप करने में 4-4 घंटे लगते हैं, और वो कंप्यूटराइज होता है। तो एक बार आप रिहर्सल करके आओ और वो कैमरा सेट करो, वो उस तरीके से मूव करता है, कंप्यूटराइज होता है, वो पूरा उसे सेट किया जाता है। एक दिन में सिर्फ 2 शॉट, सोचिए, और वो बहुत करोड़ों में कैमरा आता है। तो ये जो लिबर्टी मिलती है, जो टाइम मिलता है, कैरेक्टर पे काम होता है, हर एक कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो फिल्म में होता है। और हर एक लोग को जो एक्टर बनना चाहता है, कहीं ना कहीं वो फिल्म को देख के इंस्पायर हुए, शाहरुख खान को देख के, सलमान खान को देख के, इन सारे लोगों को देख के बड़े हुए, तो लोग वहाँ पे देखना चाहते हैं अपने आप को। इंडस्ट्री में क्या सच बोलने से कभी काम गया आपके हाथ से? सच बोलने से? हाँ, जैसे मान लो कुछ सच बोल दिया या कुछ खुलासा कर दिया या जो भी कर दिया, उस वो बोलने पे काम हाथ से निकल गया, ऐसा भी हुआ है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। ऐसा हुआ है ज़रूर कि मुझे कुछ बोलना था और मैंने बोला नहीं, बिकॉज मुझे डर था कि मेरा काम चले जाएगा। ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है। क्यों हुआ है ऐसा? क्या बोलना था आपको? क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी थी और मुझे ये बात बतानी थी। किस बारे में थी? कुछ चीज़ें फिल्मों के बारे में।
फिल्म के बारे की बात कर रहे हो? कुछ है, मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थे जिसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से बताना था, और आपने नहीं बताया? नहीं, मैंने बताया बट बहुत ऐसे हाँ, और मैंने हाँ मतलब कम करके बताया, मतलब जितना पूछा उतना ही बताया, बट उसको बहुत ही कम रखा, क्योंकि मुझे पता था कि इसके हाँ इसमें कोई ऐसा डिसीजन आएगा और आ सकता है जो मेरे फेवर में नहीं होगा, और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। तो क्या करे उस टाइम आर्टिस्ट? चुप रहे? अपना अपना डिसीजन है, कोई अपनी पर्सनल ओपिनियन को और इसको बहुत बड़ा मानता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को और उसके ईगो हर्ट को, तो वो बोल दे, उसको अगर परवाह नहीं है तो कि चला गया तो चला गया, क्योंकि ऐसे समय पे वर्स्ट केस के लिए हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको कैन के लिए कहा, ऐसे मोमेंट पे मैं रेडी था, और उस समय पे अगर मुझे ज़्यादा दिमाग मेरा ख़राब हो जाता तो मैं शायद बोल देता मुझे नहीं जाना है, बट मैं संभला हूँ। मैं एक्चुअली वो मेरा गुस्सा था और मेरी चिढ़ थी, बट उसके साथ भी मेरे अंदर एक ऐसा बंदा था कि आई नो टाइम चले जाएगा, सब अच्छा होगा, और देखो आज हुआ वैसा। पर अगर कोई भटक जाता है और छोड़ देता है अपने आप को कि न्यौछावर हो जा, जो होता है देखा जाएगा, तो वो डिसीजन लेता है, उसमें ग्रोथ अटकने के चांसेस है पक्का तो है। इसका मतलब अगर आप चुप रह सकते हो और शांति से आप चुपचाप काम कर लो तो काम निकल जाएगा, काम करके कट लो, और उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें कोई बुराई नहीं है, आपको काम करना है, क्योंकि यार तो देखो मतलब उन 20% ही 20 या 30% ही वो आपके लाइफ का हिस्सा है, तो उसको इम्पोर्टेंस भी उतना ही दो। आपको फिल्म खत्म करनी है या एक वेब सीरीज खत्म करनी है, आपको कितना टाइम लगता है, 1 या 2 महीना, आपको वो 2 महीने उनको संभालना है, वो भी सिर्फ सेट पे हेलो हाई करके खत्म करना है, तो आप उसके वजह से अपने पूरे लाइफ का खत्म क्यों कर रहे हो यार आगे? इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि पिक योर बैटल। करेक्ट। आपको लग रहा है कि ये यहाँ मुझे झगड़ा करना है तो मैं करूंगा, यहाँ मुझे फाइट करना है तो मैं करूंगा, यहाँ मुझे फाइट मारनी है। कई बार क्या होता है ना कि हर इंसान, जो इंसान के अंदर ऐसा होता है ना कि वो एक क्रांतिकारी होता है एक इंसान के अंदर कि मुझे ये करना है, ये कर लूंगा, अरे विशाल ने ऐसे बोल दिया, विशाल ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, मैं इस पे आवाज उठाऊंगा। क्यों करना है भाई? जाने देना। तेरे को अगर इतना फर्क पड़ रहा है तो फिर उस हिसाब से एक्ट कर। हर चीज पे क्यों लड़ाई कर रहा है? क्या तेरा यही काम है? कुछ चीज जाने दे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव एंड योर आइडिया इज कि यू आर पिकिंग योर बैटल। आपको लग रहा है कि ये फाइट मेरे लिए नहीं है, तो मैं नहीं करूंगा। ये फाइट कुछ और फाइट मेरे लिए है, तो मैं वो फाइट मारूंगा। करेक्ट। एंड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अगर मैं उस वर्स्ट के लिए रेडी हूँ तो फिर मैं फाइट करूंगा। और मुझे पता है एनीवे मुझे अपने वर्स्ट के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि इसका जो खराब है वो मेरे फेवर में नहीं है। कट, चुपचाप हंस के काम करके खत्म। भाई कैन का एक सवाल आ रहा था दिमाग में, बहुत सारे ना ऐसे हेट आ रहा था लोगों पे, कंटेंट क्रिएटर्स पे, जो कैन गए थे, कह रहे ये क्या डिजर्व करते हैं, ये क्यों गए हैं कैन, इनका क्या बनता है, इनकी तो मूवी भी नहीं आ रही, ये बढ़िया ऐसे फ्लैश अप सूट पहन के ड्रेसेस, लंबे ड्रेसेस पहन के चले गए। तो क्या टेक है आपका उस पे? कंटेंट क्रिएटर्स डिजर्व नहीं करते? अब मैं इसको कैसे बताऊं, ये उनके लिए वर्क करता है, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उनकी आइडियोलॉजी पता है कि वो लोग क्या सोचते हैं। उन लोग को नहीं ऐसा वेट है कि मेरी कभी एक फिल्म आएगी जिसके लिए मैं कैन जाऊंगा या जाऊंगी, उनको वो वेट नहीं है। और वो लोग खुशी खुशी जाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे उनका घर चल रहा है, वो अपना काम कर रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है और इसमें भी कोई बुराई नहीं है। पर यहाँ पे आपको जो फीलिंग है उसके लिए हम लोग सालों वेट कर सकते हैं। मैं वेट कर सकता हूँ कि मेरी फिल्म एक दिन फिल्म कैन में जाएगी। तो आई थिंक अपना अपना डिसीजन है, जिसको जैसे करना है करो। लोग गाली देते हैं, लोग कुछ फिल्म वालों को भी गाली देते होंगे, इन्फ्लुएंसर्स को भी गाली देते होंगे, आई थिंक सबकी मायने। हाँ, बट कैन फिल्म फेस्टिवल वो फिल्म के लिए है ना, तो आई थिंक फिल्म के साथ जब जाते हैं तो आपको ज़्यादा खुशी होती है। मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ। और एक और इसमें कैटेगरी है जो कोई ब्रांड के तरफ से जाता है, ओके, मैं वो भी बहुत ही सही मानता हूँ। क्या वैसे जाना इजी है क्या, किसी ब्रांड के तरफ से जाना? मुझे नहीं लगता। मुझे क्यों किसी एक बहुत बड़ी ब्रांड ने कैन में रेड कारपेट पे नहीं बुलाया ना, मुझे भी तो ठीक है ना। तो वो वैसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, सब अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। जिसको जैसे अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे वो ग्रैब करना चाहे वो कर सकते हैं। इसमें कोई गलत, राइट, रॉन्ग कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई भी राइट रॉन्ग नहीं है। सबके लिए जो वो कर रहा है वो लोग वो कर रहे हैं। उन्हें भी पता होता है, जो गालियाँ पड़ती है, जो कमेंट्स आते हैं, सब लोग पढ़ते हैं
और मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे गालियाँ देते रहते हैं और वहाँ पे जो पोजीशन को एंजॉय कर रहा है उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस भाषा में बोलूँ तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। उल्टा इससे बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट मिल रही है उनको, उल्टा एंगेजमेंट मिल रही है। वो एक कमेंट ऐड होने से नंबर्स, ये नंबर्स की गेम भी है ना, हर एक लोग उस नंबर पे खेलते हैं। ऐसे भी बहुत सारे आपने आर्टिस्ट देखे हैं ना कि जिसकी कोई रील ऐसी घटिया सी वायरल हो गई हो और लोगों ने मजाक बनाया हो, और तीसरे चौथे दिन देखो आप वही एक बहुत बड़ी ब्रांड कर रहे हो और बहुत पैसे कमा रहे हैं। हम लोग ही उनको गाली देने के चक्कर में उनके वीडियोस वायरल करते हैं, यहाँ वहाँ सर्कुलेट करते हैं, हंसते हैं और उससे उनके व्यूअरशिप मिलती है और वो उसे और मजे उठाते हैं। भाई यही तो हुआ था, विराट कोहली भाई साहब से एक लाइक दब गया था। और उस चक्कर में क्या बढ़िया फायदा हो गया था। अवनीत कौर का हुआ था ना, किसका हुआ था? अवनीत की थी, बट तो उसकी शायद कोई 1-1.5 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए, 12 ब्रांड डीलें आ गई। मैंने कहा ये क्या है भाई? और विराट भाई ने आके भाई क्लैरिफाई किया कि नहीं तो अंगूठा। मैंने कहा आप विराट कोहली हो भाई, अरे दब गया क्या हो गया, आप क्लैरिफाई क्यों कर रहे हो भाई? यू आर द विराट कोहली भाई, यू आर द ओजी विराट कोहली, आपको क्या मतलब है भाई? दब गया छोड़ो ना। लेकिन तो ऐसा भी होता है कि यार बड़ा फायदा हो जाता है लोगों को जब गालियां दे रहे लोग, कमेंट्स तो आ होता रहे ही है ना, एंगेजमेंट बढ़ती है। लगता है कि अरे यार इसकी तो बढ़िया चल रही है, इस पे कुछ डालो ये वायरल हो जाएगा, ये तुरंत वायरल ही है। वैसे तो होता है, उल्टा पुल्टा करने का दरकार है फिर, अभी जरूरी है मतलब। चॉइस है, किसी को उल्टा पुल्टा करके उसमें उनको चलेगा, अगर लोग गालियां दे तो चलेगा। मैं पर्सनली वो प्रेफर नहीं करूंगा। आप बहुत सोच समझ के डालते हो इंस्टाग्राम पे कि क्या? मुझे एक्चुअली पर्सनली इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। क्या पसंद है आपको भाई? टिंडर? कमिटेड बंदा हूँ, अब वो उससे भी इंटरेस्ट टूट गया मेरा। अच्छा, टिंडर से भी टूट गया। यस भाई, मुझे नहीं सोशल मीडिया मज़ा है। मुझे एक्चुअली मज़ा आता है गुजराती फोक सिंगिंग में। हाँ, जो मैंने आपको ये वीडियो दिखाया वो मुझे पसंद है। एक हो जाए गुजराती फोक। आ जाओ। सतरंगी चुंदड़ी प्रसन्न तारा रूप थी, माँ श्री लक्ष्मी धननी, माता धरती जननी, शिवना जट थी प्रगटी वहती, गंगा रमती पाप निकाड़े मन थी, कोरु जीवन रंगती, मारी माँ मारी मेलड़ी आई रमवा, मातारा मंदिरे बड़े दीवा, मातारा मंदिरे धुणे बुआ, हूँ तारा चरणे करू सेवा, जय भवानी माँ सुखी जीवन मांगे बाड़े तारा, नमन करीने करू पूजा, डमक डमक वागे डाक लाए हूँ तने वीणवूं, ए हूँ तने वीणवूं खोड़ियार मां गरबे रमवा, ए हूँ तने वीणवूं खोड़ियार मां गरबे रमवा, आवरे सरखे सरखी साहेलड़ी मां रमवा निसरी मां, हे सरखे सरखी साहेलड़ी मां रमवा निसरी मां, घड़ी घड़ी नो डमरो रे मां पूजो रे जमरात, हे सरखे सरखी साहेलड़ी मां रमवा निसरी मां, हे रमवा 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 रमवा, हे रमवा यावे माड़ी रमवा यावे, हाज मात मेलड़ी रमवा यावे, रमवा यावे माड़ी रमवा यावे, हाज मात मेलड़ी रमवा यावे। क्या बात है भाई, थैंक यू। सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है आपकी? मेरी इनसिक्योरिटी, सच कहूँ तो मुझे यही बड़ा इनसिक्योरिटी वाला फीलिंग लगता है कि मैं इनसिक्योर हूँ कुछ चीज़ों को लेकर। जब तक मैं रिलेशनशिप में नहीं आया तब तक मैं किसी चीज़ से इनसिक्योर नहीं होता था। जब रिलेशनशिप में आया तो सच कह रहा हूँ, मुझे इनसिक्योर होने से ही एक ज़्यादा घबराहट होने लगी। मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो वो इनसिक्योरिटी होना ही मेरे लिए, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को अगर मैं किसी उसके फ्रेंड के साथ घूमते देख लूँ तो मेरी तो फटती थी भाई। हाँ मेरे को अभी भी फटती है? अभी भी फटती है भाई मेरे को। ऐसा मैं नाराज़ हो जाता हूँ। मैं क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ मैं नाराज़ हो जाता हूँ। एकदम पॉजेसिव बॉयफ्रेंड हो गया आप? मैं नहीं, मेरे पे मैं हावी नहीं होने देता। मुझे पता है, मुझे ये रियलाइजेशन है कि मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ। ओके, मुझे ये पता होता है कि अरे यार मैं जेलस हो रहा हूँ, मेरी फट रही है भाई। बट वो दोस्ती भी तो हो सकता है। दोस्ती तो है। अरे हो सकता है नहीं, दोस्ती है भाई। तो मैं कह रहा हूँ वही है, दोस्त ही है। अरे मैं थोड़ी ना डाउट कर रहा हूँ भाई, आप रिलैक्स करो। मैं कह रहा हूँ दोस्ती है वो। अरे मैं वही बोल रहा हूँ कि वो मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा ट्रस्ट पूरा है, पर फिर भी अपना ओवर थिंकिंग में अपनी फट जाती है
भाई यार मतलब ऐसे पिक्चर आ जाते हैं तो डर लगता है बहुत। क्या सीखा है भाई आपने रिलेशनशिप में आने के बाद, बंदी लाइफ में आने के बाद क्या सीखा है आपने उनसे? उनसे किस टाइप के इंसान बने हो आप पोस्ट रिलेशनशिप में? तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो मुझे पहले लगता है, मैं पहले तो ऐसा था कि घूमो फिरो टिंडर विंडर सब कुछ ये सब, मैं एक समय पे ऐसा था। 5 साल के बाद जब मैं रिलेशनशिप में आया तो मेरी फर्स्ट कॉन्वर्जेशन, इनिशियल कॉन्वर्जेशन यही थी कि मुझे डर है कि मैं लॉयल नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि भाई आदत पड़ी है यहाँ घूमने की। मुझे डर है कि भाई मैं लॉयल नहीं रह पाऊँगा। और मैं जो इंसान बदला इसके बाद भाई, ऐसी लड़कियों के साथ जिन्हें मैं जब मैं सिंगल था मैं बहुत पसंद करता था, और जो इतनी सुंदर लड़कियां थी उनके साथ मैं रूम में बैठा हूँ एज अ फ्रेंड, बात कर रहा हूँ। हाँ ऑब्वियसली, एज अ फ्रेंड। ऐसा माहौल है, अच्छे से बैठा हूँ, बातें कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि अब इस समय पे सामने वाली लड़की के मन में क्या चल रहा है और वो क्या वेट कर रही है। और वो लड़की बहुत सुंदर और बहुत अट्रैक्टिव, और मैं श्योर हूँ कि भाई मुझे ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैंने उसे बोला मुझे पता है तू क्या सोच रही है, बट क्या सोच रही है? उसे उसके बाद क्या करना था मुझे पता था। ओके तो मैंने उसे बोला मुझे पता है तू क्या सोच रही है, यही है ना? तो हाँ। बोला नहीं, मैं लॉयल हूँ, और मैं ये सब इस मोमेंट के 2-3 घंटे के मोमेंट के लिए मैं अपना इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप तोड़ नहीं सकता। तो मैंने उस चीज़ को रिजेक्ट किया। इसके बाद भी मैं एक अभी मैंने फिल्म शूट की, उस पर ही मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था। एक आर्टिस्ट के टीम मेंबर थी, वो हमारे बात करके एज अ फ्रेंड रूम में आई, ठीक है वेलकम, और बहुत ट्राई कर रही थी वो, बहुत कोशिश कर रही थी। मैंने बोला भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसको इनडायरेक्ट मैंने इतने हिंट दिए, ये किस्सा बताया ये फ्रेंड वाला कि ऐसा हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था ये बात कि मैं उसको मना कर रहा हूँ, वो फिर भी वो ट्राई कर रही है। मैंने बोला नहीं भाई। तो रिलेशनशिप में आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, ये मुझे पता चला। तो एज अ चेंज्ड पर्सन ये भाई, that is it for the conversation. Thank you so much विशाल भाई for being a part of the show. आपको कैसा लगा your raw unfiltered thoughts on this camera? बता दो भाई। मेरी तो फट रही है भाई कि अब ये इसमें कैसे कैसे एडिट करके डालेंगे बट बहुत मज़ा आया। ये मेरा रूप मैं चाहता था कि लोग देखें, और ऐसा फन मस्ती वाला रूप भी देखने मिले। तो ग्लैड, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ही कंफर्टेबल फील हुआ। आई होप ये पॉडकास्ट लोगों तक जाए और मेरी ये फन साइड भी लोगों को पता चले। और थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करने बोल दो। चैनल का नाम है दीपक पारीक। दीपक पारीक, हाँ। और गुजराती में बोल दो कि सब्सक्राइब करना है। जय श्री कृष्ण। અને નહીં क्या दीपक पारीक, हाँ। જય શ્રી કૃષ્ણ, હું આવ્યો છું દીપક પારીખના પોડકાસ્ટમાં, અને અહીંયા બહુ જ મને મજા આવી. મને એમ છે કે તમે બધા પ્લીઝ લાઇક, સબસ્ક્રાઈબ અને ફોલો કરો, અને બહુ બધા આવા જ વિડીયોઝ જોવો. થેન્ક યુ સો મચ. લવ યુ ઓલ. જય જય ગરવી ગુજરાત. Jai Jai Garvi Gujarat. Thank you so much for watching the episode, guys. We have a second channel called Deepak Parekh Clips. We post short snippets and clips from the main channel on that channel, so subscribe to that as well. आपको यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं तो लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना. I will link his channels in the description, so follow him and see his work as well. He's done some phenomenal work in this recent film called Homebound, which had gone to Cannes. It was Cannes Film Festival, yeah. So वहाँ गई थी, इंडिया में रिलीज होगी, तो प्लीज वॉच इट व्हेन इट कम्स आउट, एंड आई विल सी यू विद अ फ्रेश न्यू एपिसोड नेक्स्ट Friday, same time, 6 PM. Till then, it's a wrap. Thank you so much for watching. Cheers.